हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएस ऑनलाइन क्लासेस। ये हमारा वीडियो क्लास 9 का केमिस्ट्री का है। इसमें मैंने चैप्टर 1 का इंसर्शन रीजन टाइप प्रैक्टिस कराया था और इंसर्शन रीजन टाइप का मैंने कुछ क्वेश्चंस चैप्टर 1 का मैंने आपको ग्रुप में भेज दिया था और उम्मीद करता हूं कि वो क्वेश्चंस में आंसर भी लिखे हुए थे, तो आपको कोई डाउट रहा होगा, आप सबने उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया होगा। आज हमारा ये वीडियो इंसर्शन रीजन टाइप का ही होगा और ये चैप्टर नंबर 2 का होगा। इसके बाद हमारे पास सिर्फ 2 चैप्टर बचते हैं, एक एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स और दूसरा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। वो दोनों चैप्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के लिए, 11th के लिए, या आगे जब भी केमिस्ट्री आपको पढ़नी है वहीं से केमिस्ट्री की रियल केमिकल शुरुआत होती है। तो इसलिए इस टॉपिक को खत्म करने के बाद एक वीडियो और मैं इस टॉपिक पे लूंगा, इसके बाद में चैप्टर नंबर 3 पे बढ़ूंगा। उससे पहले जो भी आपके डाउट्स है, जो भी चीजें हैं, वो सब चीज को आप कवर अप कर लेंगे। तो मैंने एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो वीडियो को वर्क करके, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद यहाँ पे मैंने 3-4 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। एक ये क्वेश्चन है, एक ये है और एक पूरा ये इंसर्शन रीजन टाइप है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये दोनों मैच द कॉलम है। इसमें एक में जो आपका 2 टॉपिक छोटा छोटा लास्ट में रह जाता है, एक मेटल्स एंड नॉन मेटल्स और दूसरा फिजिकल और केमिकल थ्योरी, उससे मैंने छोटे छोटे 2 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं यहाँ पे। इस दोनों क्वेश्चंस को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, फिर हम इंसर्शन रीजन टाइप पे चलेंगे। जिन्होंने भी इंसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन अगर नहीं सॉल्व किया है चैप्टर 1 का, तो पहले वो सॉल्व करेंगे, फिर इस चैप्टर को सॉल्व करेंगे। और इसका भी क्वेश्चंस जब ये वीडियो जाएगा तो आपके साथ वो क्वेश्चंस भी जाएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि ये कॉलम ए है और ये कॉलम बी है। इसमें कॉलम ए में कुछ आपके कुछ एलिमेंट्स के नाम लिखे हैं या कंपाउंड लिखे हैं, और कॉलम नंबर 2 में लिखा हुआ है मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स एंड कंपाउंड। ठीक है, आपको क्या करना है, कॉलम ए को और कॉलम बी को मैच करना है। जैसा कि मैंने आप लोग को बता रखा है कि एलिमेंट जो है वो प्योर सब्सटेंस होता है, और उस प्योर सब्सटेंस एलिमेंट को हम लोग क्लासिफाई करते हैं इनटू 3 टाइप्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। मेटल्स किसे कहते हैं, नॉन मेटल्स किसे कहते हैं और मेटलॉइड्स किसे कहते हैं, ये चीजें मैंने आपको बता रखी है। एक बार फिर से मैं रिवीजन करा देता हूँ। मेटल्स हम उन सब्सटेंस को कहते हैं जिसके पास की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। आई बात समझ में, वो या तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो उससे हम कहते हैं मेटल। पहली चीज। दूसरी चीज मैंने ये कहा था कि जो भी आपके एलिमेंट्स होते हैं उन एलिमेंट्स में मेटल्स और नॉन मेटल्स के अलावा एक और होता है मेटलॉइड्स, जिसके पास प्रॉपर्टी मेटल्स और नॉन मेटल्स की दोनों की होती है। ठीक है, तो अगर मेटल्स ऐसे सब्सटेंस को कहेंगे जो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा, और नॉन मेटल ऐसे एलिमेंट को कहेंगे जो क्या करेगा, गेन करेगा। ठीक है, फिर से कह रहा हूं, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ठीक है, उसके बाद भी मैंने कहा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे कि जो मेटल्स होते हैं उनके आउटर मोस्ट में 1, 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके आउटर मोस्ट में 5, 6 और 7। ये जो भी क्लास 8 के बच्चे हैं उन्हें ये चीजें सबको पता होगी, क्योंकि मैंने ये सारी चीजें बता रखी है। तो आप उन चीज को रिवाइज कीजिएगा कि 1, 2, 3 और 5, 6, 7 का क्या मतलब है। ठीक है, और अगर जिन्हें नहीं समझ में आएगा मैं फिर से चैप्टर नंबर 3 में से अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पे आपके पास कॉलम ए और कॉलम बी हो गया। तो इसमें एल्युमिनियम है, फ्लोरीन है, टेलुरियम है, लाइम वाटर है, और इधर कंपाउंड, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स है। तो देखिए एल्युमिनियम जो है वो एलिमेंट होता है, ऐसा एलिमेंट है जिसके पास मेटल की प्रॉपर्टी होती है। तो इसका पहले वाले इसे 1, 2, 3 माना है, मैं इसे P, Q, R और S नाम दे देता हूँ। तो P का क्या होगा, 2। ठीक है, उस तरीके से फ्लोरीन क्या है, नॉन मेटल, क्योंकि ये ग्रुप नंबर आपका 17 में आता है। ठीक है, उसके बाद S, देखिए S जो है वो लाइम वाटर एक कंपाउंड है, इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये आप ध्यान रखोगे। तो ये क्या है, एक कंपाउंड है, और इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बच गया क्या, टेलुरियम हमारा एक तरह का क्या है, मेटलॉइड। ठीक है, तो होप आपको ये मैच द कॉलम आपको समझ में आ गया होगा। इसमें आपके वो टॉपिक्स कवर हो जाते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, कंपाउंड वाले चैप्टर्स। ठीक है, मतलब प्योर सब्सटेंस का पूरा चीज इसमें कवर अप हो जाता। ठीक है, उसके बाद एक और टॉपिक था
फिजिकल एंड केमिकल चेंज मैंने बताया था, फिजिकल चेंज किसे कहते हैं, डिफरेंसेस लिखने के लिए भी कहा था। तो नोट्स जब भी बनाओगे तो फिजिकल एंड केमिकल चेंज के डिफरेंसेस उसमें लिख लेंगे। तो यहाँ पे भी इधर कुछ सब्सटेंस के मतलब सब्सटेंस लिखा हुआ है कि वो कैसा, मतलब क्या वो सब्सटेंस की क्या प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल चेंज शो करेगा या केमिकल चेंज शो करेगा। और इधर लिखा हुआ है कि वो फिजिकल और केमिकल चेंज, जैसे कि पहला नंबर है रस्टिंग ऑफ आयरन, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, बर्निंग ऑफ कैंडल, बेकिंग ऑफ केक। तो आप इस क्वेश्चन को एज ए होमवर्क आप इस क्वेश्चन को करोगे। सबको पता है, क्लास 6-7 से पढ़ते आ रहे हैं फिजिकल चेंज किसे कहते हैं, केमिकल चेंज किसे कहते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका होमवर्क हो गया। आप जब भी ग्रुप में ये वीडियो जाएगा तो उस दिन आप इसे आप भेजोगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लोगे। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है कि आपका असर्शन रीजन टाइप। असर्शन रीजन टाइप हम किसे कहते हैं, तो असर्शन रीजन टाइप मैंने आपको पहले ही क्या कर दिया है, एक्सप्लेन कर रखा। मैं इसे मिटा रहा हूं, आपको बोला था मैं स्क्रीनशॉट ले लेने के लिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके इसे आप सॉल्व करोगे। तो असर्शन रीजन टाइप एक तरह का क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है, जिसमें क्या होता है कि आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं, ए, बी, सी, डी और एक और होता है जनरली, ये नहीं भी होता ऑप्शन में, या होता भी है, इससे हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। हमारा मेन है ए, बी, सी, डी। क्या होता है असर्शन रीजन टाइप, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था पिछली वीडियो में, फिर से बता रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। असर्शन रीजन टाइप में क्या होता है कि आपके पास 2 स्टेटमेंट होते हैं, एक होता है असर्शन और दूसरा होता है रीजन। दोनों स्टेटमेंट होंगे, असर्शन भी स्टेटमेंट होगा, रीजन भी स्टेटमेंट होगा। कैसा स्टेटमेंट होगा, जैसे कि सपोज कीजिए कोई भी ऐसा स्टेटमेंट आपको दे दिया गया है, जैसे कि सपोज मैं कहता हूं मैटर हैव पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूविंग। सपोज कीजिए मैटर्स मूविंग, मैंने ये लिख दिया, ये स्टेटमेंट मैंने दे दिया कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव कंटिन्यूअसली मूविंग। तो अब ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं है, ठीक है। या फिर अगर मैं क्वेश्चन देता हूं कि चेयर इज अ सॉलिड, चेयर इज अ सॉलिड, मैंने एक स्टेटमेंट ये दिया, तो इसे मैंने कहा असर्शन। क्या कहा, असर्शन। और मैंने इसका रीजन ये दिया कि ये चेयर इसलिए सॉलिड है बिकॉज इट हैज लेस इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ, सॉरी, इट हैज वेरी हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब असर्शन क्या है, सही है ना, रीजन भी क्या है, सही है, और रीजन जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है ए को। तो कहने का मतलब है कि असर्शन और रीजन, असर्शन भी एक स्टेटमेंट, रीजन भी एक स्टेटमेंट, और रीजन जो है वो सही तरीके से असर्शन के स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा। इस पूरे असर्शन के टाइप में हमें यही करना होता है। तो हमारे पास कितने ऑप्शन है, ए, बी, सी, डी ऑप्शन है। हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि जो हमारा ए है वो सही है कि नहीं, मतलब कि असर्शन और रीजन दोनों सही है कि नहीं। सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि असर्शन सही है कि नहीं, रीजन सही है कि नहीं। सपोज कीजिए कि अगर हमारा असर्शन सही है, रीजन सही है, ऑप्शन नंबर ए भी आपको वैसा ही मिलेगा, असर्शन सही है, रीजन सही है। ऑप्शन नंबर बी भी आपको मिलेगा, असर्शन सही है, रीजन सही है। तो आप बोलोगे सर दोनों अगर यही मिलेगा तो फिर कैसे पता करेंगे ए में से, ए और बी में से कौन होगा, इसलिए मैं आ रहा हूं। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी मिलेगा, एक सही है दूसरा गलत है, और डी भी मिलेगा कि जो पहला सही था मान लीजिए वो गलत है और रीजन सही है, और पांचवा मिलेगा कि मान लीजिए दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो सबसे पहले आपको ये ढूंढना है कि दोनों का दोनों सही है या कौन गलत है कौन सही है। सबसे पहले आपका काम है कि स्टेटमेंट सही है गलत, आपको ये ढूंढना है। आपने सपोज करो ढूंढ लिया कि आपको उस दोनों में से कोई एक गलत मिल गया, तो फिर आप इस दोनों में से कोई एक टिक मार के आ जाओगे, ठीक है, सी या फिर डी, ठीक है। और याद रखिएगा ये चारों ऑप्शन जो आपको मैं बता रहा हूं ये हर क्वेश्चन के लिए सेम रहता है। ये नहीं कि सर ये इसका तो ऑप्शन ही नहीं है, इसका ऑप्शन नहीं, खाली असर्शन रीजन लिखा हुआ है, नहीं। जो ऑप्शन आपके ऊपर में दे दिया गया है वो ऑप्शन हर किसी के लिए कॉमन है, ठीक है। वहां लिखा रहेगा दिस ऑप्शन इज फॉर क्वेश्चन नंबर 15 या 1 to 4 या 5 to 10 जो भी है, मतलब ये ऑप्शन हर वो क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल है, पहला चीज। दूसरा,
कि हमने ये देख लिया कि हमारा इन दोनों में से एक गलत है एक सही है, तो ऑप्शन नंबर सी और डी टिक करेंगे। अगर मान लीजिए हमें ऐसा कोई क्वेश्चन मिल गया इसमें कि दोनों सही है, तब हम क्या करेंगे? ठीक है, अगर हमारे पास दोनों सही है तब हम क्या करेंगे? तो देखिए, अगर हमारे पास दोनों सही है उसमें हमें देखना है बस रीजन को, कि अगर रीजन जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असम्पशन को, अगर दोनों सही है ऑप्शन और रीजन जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है ए को। अब रीजन करेक्टली एक्सप्लेन कैसे करेगा? जैसे मैं कहता हूं ये चीज होता है तो क्यों होता है, इसलिए होता है। तो अगर क्यों होता है उसका आंसर अगर रीजन दे रहा है तो हम ऑप्शन नंबर टिक करेंगे ए, पहला चीज। दूसरा, अगर रीजन जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता है ए को, अगर रीजन करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता है ए को, तो हम ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे। ठीक है, और सी भी तो मैंने बता दिया। अब हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2 का असर्शन रीजन टाइप। ठीक है, चलिए पहले आसान से शुरू करते हैं, फिर हम टफ की तरफ जाएंगे। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 2 पहले सॉल्व करेंगे। और सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट इज सॉल्युबल इन वाटर। कह रहा एक सॉल्यूशन है कॉमन सॉल्ट का, तो कॉमन सॉल्ट का मतलब क्या? कॉमन सॉल्ट प्लस वाटर, जो कि सॉल्युबल है वाटर में। सही बात है कि कॉमन सॉल्ट को अगर आप वाटर में रखोगे तो वो वाटर में क्या होता है? सॉल्युबल होता है, मतलब हमारा असर्शन सही है। ठीक, रीजन कह रहा कि अ सॉल्यूशन हैविंग डिफरेंट कंपोजिशन थ्रू आउट, ध्यान से पढ़िएगा, अ सॉल्यूशन हैविंग डिफरेंट कंपोजिशन थ्रू आउट इज होमोजेनियस। फंस गया यहाँ पे कि आपका डिफरेंट लिखा हुआ, होमोजेनियस मिक्सचर में सेम रहता है, दैट्स व्हाई होमोजेनियस मिक्सचर आर होमोजेनाइज्ड। क्या होता है कि वो उसका आपका कंसंट्रेशन थ्रू आउट द मिक्सचर क्या होगा? सेम होगा। तो यहाँ तो लिखा हुआ है डिफरेंट, तो हमारा ये क्या हो गया? रीजन हमारा हो गया गलत। तो ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी, जिसमें अब आपका असर्शन सही रीजन गलत अगर लिखा हुआ है वो हम टिक करके आएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आई बात समझ में? सबसे पहला काम दोनों सही है कि नहीं ये ढूंढना है। ठीक है, अब चलिए अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ट्रू सॉल्यूशन एग्जिबिट टिंडल इफेक्ट। एग्जिबिट मतलब होता है शो करना, हाँ, कि ट्रू सॉल्यूशन एग्जिबिट टिंडल इफेक्ट। क्या ट्रू सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो करता है? बताया था मैंने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में कि हमारे पास 3 सॉल्यूशन होते थे, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल और सस्पेंशन। कहा था टिंडल इफेक्ट शो करने के लिए हमारे पास पार्टिकल के साइज जो है वो सॉल्यूशन में प्रेजेंट रहने चाहिए, और वो किसके लिए होता था? हेटेरोजेनियस मिक्सचर के लिए होता था, बट ट्रू सॉल्यूशन और होमोजेनियस मिक्सचर। तो इसका मतलब कि हमारा ट्रू सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा। अब सिंपली याद रखना कि टिंडल इफेक्ट सिर्फ वही शो करेगा जिसका पार्टिकल सॉल्यूशन में प्रेजेंट रहता है, अगर नहीं है तो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा। ठीक है, तो ट्रू सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो यहाँ लिखा हुआ एग्जिबिट करता है, अगर नॉट लिखा रहता तो सही होता, लेकिन नॉट नहीं लिखा हुआ है तो ये हमारा असर्शन क्या हो गया? गलत। ठीक है, उसका क्या है? पार्टिकल्स आर वेरी लार्ज इन साइज। पार्टिकल का साइज क्या होता है? तो इसमें क्या होता है? लार्ज होता है साइज, इसका ट्रू सॉल्यूशन है ना, तो ऑप्शन नंबर भी गलत हो गया, मतलब ये आपका सही हो गया। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 में क्या मारेंगे? ऑप्शन नंबर डी टिक करके आएंगे। ठीक है, दिक्कत है? अब नेक्स्ट जो है आपका वो हम करेंगे ऑप्शन नंबर 4 में कह रहा कि क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन इज सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है ये मैं बताया था कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम ऐसे मिक्सर के लिए करते हैं जिनका की बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस 25 डिग्री सेंटीग्रेड से लेस होगा। ठीक है, अब आपको ये बात पता होना चाहिए कि क्लोरोफॉर्म का बॉइलिंग पॉइंट और बेंजीन के बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 20-25 डिग्री से कम होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं पता तो आप फंस जाएंगे, अगर पता होगा तो आप सॉल्व करके आओगे। उसके बाद अगर मान लो कि ऐसा कभी क्वेश्चन आता है ना जहां आपको लग रहा है कि मतलब आपको नहीं याद आ रहा, तो आप उसके रीजन पे जाओ, रीजन को पढ़ो। अगर आपको ऐसा लगता है कि रीजन जो है वो अगर करेक्टली एक्सप्लेनेशन दे रहा है ए का, तो ज्यादातर केसेस में आपको ऑप्शन नंबर ए ही होगा। लेकिन अगर नहीं कर रहा तो इसका मतलब कि आपका ये गलत है, ऊपर वाला सही होना चाहिए। ये मैं ठीक बता रहा हूँ, हर जगह पे लागू नहीं होता। ठीक है, तो
याद रखिएगा क्लोरोफॉर्म का बॉइलिंग पॉइंट होता है 60 डिग्री सेंटीग्रेड और बेंजीन का होता है 80 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस कितना 20 डिग्री। क्या 25 डिग्री से कम है? बिल्कुल है। इसका मतलब क्लोरोफॉर्म और बेंजीन को हम किससे ये सेपरेट कर सकते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। इसका मतलब हमारा असर्शन हो गया सही। ठीक है, अब देखिए बेंजीन हैज लेस बॉइलिंग पॉइंट देन क्लोरोफॉर्म। लीजिए गया कि कह रहा बेंजीन जो है वो लेस है, तो बेंजीन का क्या कम है? देखो तो किसका कम है? क्लोरोफॉर्म का कम है ना। इसका मतलब और क्या हो गया? गलत हो गया ना, और हमारा गलत हो गया, तो काम खत्म। ऐसे ही और गलत। ठीक है, तो अगर आपने चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ा है तभी आप असर्शन डिजाइन टाइप कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। इसलिए इस क्वेश्चंस को देने के पीछे यही मकसद है कि आप चैप्टर को थॉरोली बहुत अच्छे से पढ़ोगे और हर स्टेटमेंट का क्या मतलब है ये आप अच्छे से पता करोगे। ऑप्शन नंबर 1, mixture of benzoic acid and naphthalene can be separated by crystallization process। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होता है किसी भी सब्सटेंस को सडनली आप किसी भी सॉल्यूशन में डिसॉल्व करो। डिसॉल्व करने के बाद कुछ समय तक या तो से आप हीट कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारा सब्सटेंस हॉट वाटर में सॉल्युबल होता है, बहुत सारा सब्सटेंस कोल्ड वाटर में सॉल्युबल होता है, बहुत सारा सब्सटेंस आपको एसिडिक में, बहुत सारा बेसिक में, अलग अलग सब्सटेंस अलग अलग चीज में सॉल्युबल होता है। तो हमें अगर मान लो कि हम अगर हॉट वाटर अगर हम यहाँ पे देते हैं और हॉट वाटर देने से अगर सब्सटेंस हमारा सॉल्युबल होता है, तो जैसे ही आप हॉट वाटर को ठंडा करोगे आपको क्रिस्टल मिल जाएगा। ठीक है, तो कह रहा कि मिक्सचर ऑफ बेंजोइक एसिड एंड नैप्थेलीन कैन बी सेपरेटेड बाय क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। तो ये आपका स्टेटमेंट है सही। कैसे सही है? देखिए कि आप जो बेंजोइक एसिड लिए हो और नैप्थेलीन, बेंजोइक एसिड इज सॉल्युबल इन हॉट वाटर, ठीक है, बट नैप्थेलीन कांट। नैप्थेलीन इज हाईली इनसॉल्युबल इन, नैप्थेलीन किसी में सॉल्युबल नहीं होता। ठीक है, नैप्थेलीन होता है आपका हाइड्रोकार्बन, प्योर हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो ये सिर्फ किसमें सॉल्युबल होगा? नॉन पोलर सॉलिड में सॉल्युबल होगा। इससे मैं आऊंगा, ये आपका सिलेबस में भी नहीं है, बट आप ध्यान रखोगे कि नैप्थेलीन अगर हम लोग के सिलेबस के हिसाब से किसी भी चीज में सॉल्युबल नहीं होता, ये हाईली इनसॉल्युबल सब्सटेंस है। ठीक है, कैन बी सेपरेटेड बाय क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। बिल्कुल, क्योंकि हमारा बेंजोइक एसिड जो है वो हॉट वाटर सॉल्युबल है। ठीक है, बेंजोइक एसिड इज सॉल्युबल इन हॉट वाटर बट नैप्थेलीन इज इनसॉल्युबल। तो देखिए मैंने तो अभी आपसे कहा कि क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है? क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में होता है किसी भी सब्सटेंस को सडनली आप हीट करो और हीट करने के बाद कुछ समय उसको छोड़ दो, अगर वो हॉट वाटर सॉल्युबल है तो, और आप क्या करोगे? दोनों को आप अलग कर लोगे, मतलब दोनों को आप मिक्स कर दोगे। मिक्स करने के बाद जो इनसॉल्युबल पार्ट है फिल्ट्रेशन से आप अलग कर लोगे। अलग कर लिया तो फिल्ट्रेशन से जैसे ही आप अलग करोगे तो आपको रेसिड्यू वाला पार्ट नैप्थेलीन मिल जाएगा और फिल्ट्रेट वाला पार्ट क्या मिल जाएगा? बेंजोइक एसिड मिल जाएगा। आ रही है बात समझ में? फिर से मैं कह रहा हूं कि हमें क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस करना है, तो हम क्या करेंगे? हम एक में बेंजोइक एसिड और नैप्थेलीन दोनों को मिक्स कर दिया हमें मिक्सर मिल गया। अब हम क्या करेंगे कि आपका नैप्थेलीन को और क्रिस्टलाइजेशन को, सॉरी नैप्थेलीन को और बेंजोइक एसिड को हम करेंगे फिल्ट्रेशन। हमने फिल्ट्रेशन जैसे किया तो हमें मिल गया फिल्ट्रेट। नीचे में मतलब जो आप फिल्टर में से सेपरेट करोगे तो आपको मिल जाएगा फिल्ट्रेट और ऊपर में मिल जाएगा रेसिड्यू। तो जो आपको फिल्ट्रेट मिला वो फिल्ट्रेट होगा बेंजोइक एसिड और जो ऊपर में मिला है रेसिड्यू वो होगा नैप्थेलीन। तो अब क्या होगा कि जो आपको फिल्ट्रेट मिला उसे आप बॉयल करोगे और बॉयल करके जैसे ही आप छोड़ दोगे ना तो आप देखोगे स्लोली एंड स्लोली आपको क्या मिल रहा है? आपको क्रिस्टल्स आपको नजर आएंगे। किसके? बेंजोइक एसिड के। तो हर जगह हम हॉट वाटर का यूज नहीं करते इसके लिए, क्रिस्टलाइजेशन के लिए। जो सब्सटेंस जिस चीज में सॉल्युबल है उसको हम उस चीज में रखते हैं। ठीक है, तो हमारा ए भी सही है, आर भी सही है, और आर जो है वो करेक्टली एक्सप्लेनेशन है क्योंकि हॉट वाटर से सॉल्युबल है, इसीलिए क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को दे रहा है। आई बात समझ में? तो ये हमने 4 क्वेश्चंस किया, हमने वो किया, मतलब हमने अप्रोक्सीमेटली पूरे चैप्टर्स को सेक्शन डिजाइन से कवर अप कर लिया। ठीक है, हर टाइप के क्वेश्चंस मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखे थे, हर टाइप के क्वेश्चंस मैंने करा दिए। अब जिस दिन भी ये वीडियो जाएगा आपको उस दिन वो आपको सारा क्वेश्चन मिलेगा सेक्शन डिजाइन का, तो जैसे मैंने पहले दिया था आप उस क्वेश्चन को सारा को कर लोगे अच्छे से। उसके बाद हम लोग चैप्टर कोई डाउट नहीं रखेंगे। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।